कि जो अभी कानून मंत्री बने हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी कानून मंत्री थे जो देश के सबसे विद्वान पुरुषों में से हुआ करते, तो कहाँ कंपैरिजन करते हैं? देखिए, अम्बेडकर साहब थे, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंसान थे और आज सरकार को पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं है, आज ये अनपढ़ों की ज़रूरत है इनको। ये अब देखिए, मान लीजिए बाबा साहब इस वक्त अगर कानून मंत्री होते तो प्रधानमंत्री की औकात नहीं थी कि उनको बदल देते या उनको अपने तरीके से चला देते। इनको वो चाहिए जो इनके उंगली के इशारे पर चले, जो इनकी बातों को माने, इनके एजेंडे को आगे लेके जाए। तो ये जो अब आए हैं वो केवल एक चेहरा, उसको बदनाम चेहरा हो गया था, वो साइड में कर दिया है। अब ये आएंगे, ये या तो चुपचाप बैठेंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर एजेंडा शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये किसी को भी, खुद प्रधानमंत्री महोदय खुद कानून मंत्री बन जाएं, अगर वो विभाग खुद भी ले लें तो भी उनकी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने चल नहीं पाएगी, क्योंकि उनके सामने सच्चाई चलती है। कानून मंत्री ये भी कहते हैं कि एक तरफ जनता है और एक तरफ सिस्टम है, बीच में संविधान की ज़रूरत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये क्योंकि संविधान तो सारे का सबके हक देता है सुंदर, और सब ये हक देना नहीं चाहते, ये तो हक मारना चाहते हैं। तो वो जनता का तो नाम ले रहे हैं, जनता नहीं है इनके साथ में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, EVM को हटा करके ये आज बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, अगर ये आ जाए तो सवाल पैदा नहीं होता। ये केवल एक दिखावा है इनका, जनता को बहका के धर्म में, जाति में ये बेवकूफ़ बना करके, और उनसे ये किसी तरीके से EVM मशीन से ये वोट। आप ये बताइए 2017 में, ये 2019 का ले लीजिए, 17 को छोड़िए आप, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, एक्यूरेट फिगर इन्होंने बताई थी। जो इनके तथाकथित जो वफादार मीडिया हैं या गोदी मीडिया जिनको बोलते हैं, उन्होंने जिस दिन चुनाव ख़त्म हुए थे उसी दिन जो अपना एग्जिट पोल दिखाया था, एग्जैक्ट जो सीटें बताई उतनी आई। कैसे आ गई वो? प्रधानमंत्री महोदय गुफा में पूजा कर रहे थे, जबकि वो सरासरी गलत था। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसमें आप बताइए मुद्दे कहाँ थे सुरेंद्र? 2019 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, ना महंगाई का, ना बेरोजगारी का, शिक्षा का, किसी का नहीं। उसमें केवल सैनिकों की शहादत के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी शहादत के ऊपर ही इन्होंने वोट मांगे थे, जबकि किसी शहीद परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया, वोट अपने लिए मांग रहे थे। ये बड़ी शर्म की बात है। और वो क्या, जो पुलवामा में शहीद हुए थे, मैंने ये उस 14 फरवरी को जो हमला हुआ था उसके ठीक 1.5 महीने बाद मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने उसी दिन बता दिया था ये सरकार की साजिश है। जी, लेकिन सत्यपाल मलिक ने भी इस पे बहुत सारे अपने स्टेटमेंट दिए, लेकिन बड़ी मीडिया में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। नहीं, बड़ी मीडिया क्यों दिखाएंगे? वो इनके खिलाफ जाएगा ना। बड़ी मीडिया तो वो करेगा जो इनके हक में जाएगा। अब देखिए, बेटी बचाओ का आपने अभी सवाल किया था हमारे साथी से। प्रधानमंत्री महोदय देखा जाए तो बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने आगाह कर दिया था, आने से तुरंत ही इन्होंने आगाह कर दिया था कि बेटी बचाओ। अब जनता समझ नहीं पाए किससे बचाने की करें। उनका इशारा था कि हमारे जो नेता हैं वो सही आदमी नहीं है, उनसे अपनी बेटियों को बचाना। उन्होंने इशारा कर दिया था, अब जनता समझ नहीं पाई। अब देख लो बेटियों का क्या हाल हो रहा है। और प्रधानमंत्री महोदय उसके बारे में आज एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज देखिए जंतर मंतर पर वो बच्चियां बैठी जिनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसते थे प्रधानमंत्री महोदय कि मेरा फोटो खिंच जाए चैंपियन के साथ। आज उनको उनके साथ फोटो खिंचवाने में क्यों शर्म आ रही है? आज क्यों नहीं जाकर के उनका हाल पूछ रहे? और अगर इनकी नीयत सही होगी तो क्या उनको बेटियों को वहाँ जाने की नौबत आती? नहीं आती। फानन के अंदर तुरंत ही देश का कानून मंत्री को बदल दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं? सुरेंद्र, ये एक्चुअली एक कानून मंत्री की बात नहीं है। ये सरकार जो वर्तमान में चल रही है पिछले 9 साल से, इनका कोई मकसद अलग ही था। वो उस मकसद को लेके आए थे और वो अलग अलग मंत्रियों को एजेंडे दिए गए थे, टास्क दिए गए थे, उसके थ्रू ये उसके माध्यम से ये उसको पूरा कर रहे थे। अब ये कानून मंत्री उसमें फंस इसलिए गए क्योंकि पिछले, और ये कई क्या आप क्या समझते हैं कि कानून मंत्री बड़ी मर्जी से कह रहा था? नहीं, इनको हिदायत थी। ये सरकार की तरफ से हिदायत थी, इनके मुखिया से हिदायत थी कि इनको ऐसे ऐसे करना है। और आप देख लीजिए अब इनका मेन एजेंडा क्या था कि एक ये जुडिशरी किसी तरह बची है, इनकी भी अपॉइंटमेंट अगर हमारे हाथ में आ जाए तो कुछ फिर देश में करने के लिए बचेगा नहीं। आप देखिए जहाँ जहाँ इनकी ईडी का इस्तेमाल इन्होंने किया, सीबीआई का इन्होंने किया, इनकम टैक्स का इन्होंने किया, तो ये चाहते थे। अब ये वर्तमान में जो सीजीआई साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब हैं, मैं किसी पुरानों के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ कि कोई कौन गलत थे या सही, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर एक इंसान का अपना अपना ज़मीर होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। इनका तरीका ये है कि ये बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी किसी भी हालत में गलत का ये साथ देने वाले नहीं हैं, जो कि हमने इनका पिछला भी इतिहास देखा है। और अब ये सरकार जो अपने एजेंडे गलत तरीके से फैला रही थी, चारों तरफ लागू कर रही थी पिछले 9 साल में, उसमें रुकावट आ गई है मुख्य न्यायाधीश महोदय की वजह से वर्तमान में। अब इनका क्या किया जाए? तो ये इनके थ्रू
इनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, इनको जो है ट्रोल किया गया है, बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस हुए नहीं है। तो आखिर में सरकार की बदनामी ज़्यादा होने लगी है और उसको उठा के बदल दिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, और न ही वो अपना वो तो बलि का बकरा बना दिया, उसको कहलवाई जा रही थी मुखिया से। वर्तमान देश के मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री महोदय, ये सारे वहीं से हिदायतें आ रही हैं। इनकी मंत्रियों की कोई औकात है अपनी मर्जी से कुछ कह दे? आज मैं कहता हूं जो कैबिनेट है वर्तमान सरकार में 9 साल से, ये कैबिनेट बेकार में रखी है। अगर सभी मंत्रियों को हटा दें तो बहुत सारा खर्चा बचेगा, क्योंकि काम तो एक हमारे मुखिया कर रहे हैं, सरकार के जो मुखिया प्रधानमंत्री महोदय हैं, काम तो वो अकेले कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत थी, इनके मोहरे बना करके इस्तेमाल किया जा रहा था। अब क्या कारण है कि चंद्रचूड़ साहब अपने हट पे अड़े हुए रहते हैं और अपने एक गौरवमय तरीके से कार्य करते हैं, वह किसी के प्रेशर में काम नहीं करते? क्या नहीं, इनका पुराना इतिहास भी मैंने, ये जब वकील थे तब का भी मैंने इनका इतिहास देखा है। ये कभी झुके नहीं, जब वकालत करते थे तब भी बिल्कुल बेबाक तरीके से करते थे। और जब आपको ध्यान होगा, मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद इन्होंने खुद अपने पिताजी, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे इनके पिताजी भी, उनका भी एक फैसला बदली किया है। तो इनका जो है बिल्कुल पूरा बैकग्राउंड, मैंने सारी हिस्ट्री इनकी देखी है। ये कभी भी झुके नहीं है किसी भी, जैसे बहुत लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान में ये जो भी फैसले ले रहे हैं वो देश हित में ले रहे हैं, सरकार हित में नहीं ले रहे हैं। जबकि कानून मंत्री के माध्यम से सरकार के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री महोदय अपने एजेंडे इनके माध्यम से पूरे कराना चाह रहे थे। मैं कहूँगा नहीं, किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार हुए हैं जो सरकार की इच्छा के मुताबिक वहाँ से फैसले हुए हैं और सबको मालूम है। आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हुए हैं। वर्तमान में नहीं हो पा रहा इनका, और यही वजह थी। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार है। मैं तो नहीं मानता ये चुनी हुई सरकार है। 2014 में आई थी, शायद वो चुनी हुई थी। 19 में सरकार चुन के नहीं आई, ये ईवीएम मशीन से आई है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं मलिक साहब? अगर ईवीएम से आती तो भी कांग्रेस इतनी ताकत से नहीं जीतती। सुरेंद्र, मैं आपको एक बताता हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। आप यकीन करना, कांग्रेस अपने दम पर नहीं जीती है। कांग्रेस इसलिए जीती है क्योंकि इन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि 2024 के लिए रास्ता साफ हो जाए और एक संदेश देश में दिया जाए कि ईवीएम में खराबी होती तो यहाँ बीजेपी जीतती, कांग्रेस क्यों जीतती। तो ये जानबूझ के इन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया है। एक राज्य की सरकार कुर्बान कर दी इन्होंने, लेकिन ईवीएम को सही साबित करने के लिए ये इन्होंने एजेंडा रखा था और वो अपने एजेंडे में कामयाब। देश अगर खुश हो रहा है कि बीजेपी हार गई है, कांग्रेस जीत गई है, तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। ये इनकी एक साजिश थी, साजिश के तहत ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कांग्रेस जीती है। जी, कानून मंत्री बदलने से कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं, वह बताएं। देखिए, कानून मंत्री बदलने से कोई परिवर्तन ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें आएगा, क्योंकि दूसरा जो कानून मंत्री है वो कोई मेरे आप जैसा थोड़ा बना दिया, वो भी इन्हीं का है, इन्हीं की टीम का है। और इनकी टीम वाले को तो ये कहना पड़ेगा, जो वो कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा। केवल फ़र्क इतना आएगा कि अब एकदम से वो उसका एजेंडा लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि वो एजेंडा बदनाम हो चुका है। ये जगह जगह जाकर के, यानी देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो देश के होते हैं, मैं उनसे ऊपर किसी को मानता नहीं हूँ। बेशक प्रथम सिटीजन हमारे राष्ट्रपति महोदय या महोदय हैं, लेकिन जहाँ तक लीगल चीज़ का है, जुडिशरी का सवाल है, मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कोई पद नहीं है। और कई चीज़ें जो अंधेरे में चल रहे थे अभी तक, वो इन्होंने बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए। अब सरकार को 24 का रास्ता बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये भी मालूम है, मैं आपको ये बता देता हूँ एडवांस में, इस सरकार को ये पता है ईवीएम मशीन को बंद करने का कुछ ना कुछ काम चलेगा इस 10-11 महीने के अंदर। तो ये अपने आप को ये साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम बिल्कुल सही है। देखो हम कर्नाटका में कितनी बुरी तरह से आ रहे हैं, ये साजिश है। और ईवीएम को तो हम हटवा के रहेंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, 2024 के चुनाव में, आम चुनाव में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होंगे। हमें पूरा भरोसा है मुख्य न्यायाधीश महोदय पर। हम इनके सामने बहुत सारी पहले भी पेंडिंग है, लेकिन हम लेके जाएंगे बड़ी मजबूती से और मशीन को हम हटवा के रहेंगे। अब ये ईवीएम आगे नहीं चलेगी। तो ये आज जितने भी मंत्री हैं, आप बताइए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि वो आपका सवाल नहीं है। सेना अध्यक्ष थे हमारे, सेना अध्यक्ष अपने सिपाहियों की वजह से, जो सैनिकों की वजह से बनते हैं। अब सैनिकों का आंदोलन अब देख लीजिए 2015 से चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री महोदय सीना तान करके ये कह के आए थे 2013 में, जब ये 13 सितंबर को पीएम कैंडिडेट बने। 15 सितंबर को रेवाड़ी में रैली हुई थी भूतपूर्व सैनिकों की, मैं और मिसेज संतोष मलिक उसमें हाजिर थे। सीना तान के इन्होंने कहा था कि आपकी आज तक की जो ये OROP जो छीन रखी है, मेरी सरकार आई तो मैं 100 दिन में दूंगा। और उसके बाद भूल गए। 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन हमने इंतजार किया।
कई फिर चिट्ठियां लिखवाई जनसतवीर से कह के 8-9 चिट्ठियां लिखवाई, कोई जवाब नहीं आया। तब से लेकर आज तक वो आंदोलन चल रहा है। और अभी वर्तमान में कितने जेसीओज और जवान आज जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है इनकी बात। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेना अध्यक्ष रह के वो भी मंत्री बन गए, लेकिन सैनिकों के बारे में नहीं। क्यों? उनको पार्टी लाइन से वहाँ से जो डायरेक्शन मिलती है उससे बाहर जा नहीं सकते हैं। आज सरकार में जो मंत्री हैं वो ऊपर से जो आदेश आएगा मुखिया का, उसका पालन करने पर मजबूर हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि तुम्हें किसने मंत्री बनाना था, तुम बन तो गए हो, दुकानें चलाओ अपनी। वो केवल दुकानें चला रहे हैं, वहाँ कोई काम, नीतिगत काम नहीं हो रहे हैं और होंगे भी नहीं। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से देश के युवाओं को, वैसे तो 140 करोड़ लोगों से अपील करता हूँ, खास करके युवाओं से, अगर आपको सच में अपने हितों की सरकार चाहिए, अपने हितों को साधना है, गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और ये सारे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि इनमें से कोई चुन के जाता नहीं है। वो जाएगा भी कैसे? हालात ऐसे कर दिए हैं, अरबों रुपए आज चुनाव में खर्च हो रहे हैं। तो मैं 140 करोड़ लोगों से अपील करूंगा, उनको छोड़िए, आप अपनी तरफ से उम्मीदवार लाइए, हमारे पास लाइए, हम उसको उम्मीदवार बनाएंगे और उसको जितवाएंगे। वो आपके हित के काम करेगा, वो एक्चुअली जनप्रतिनिधि होगा। आज वहाँ पर जनप्रतिनिधि आपको देखने को एक भी नहीं मिलेगा। जितने हैं वो पार्टी प्रतिनिधि हैं। यानी जब उम्मीदवार का जो सिलेक्शन होता है उसको पार्टियां करती हैं, तो वो तो अपने हित को देख के कर रही हैं। जब जनता उसकी जिम्मेवारी लेगी कि वो उसका जो चयन है, पहले चयन करेंगे तभी उसको चुनाव होगा। तो चयन अगर जनता करने लग जाएगी, जो हमारा मकसद है, हम जनता से उम्मीदवार लेंगे, उनकी पसंद का, विधानसभा क्षेत्र का या संसदीय क्षेत्र का, अपनी पसंद का देंगे, उसको हम जनप्रतिनिधि कह सकते हैं। आज तो पार्टी प्रतिनिधि, वो पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है उनको। तो ये बहुत ही दुखद है सुंदर। आज कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद इनकी भाषा बोलेगा जो ये सिखाएंगे, तो बाबा साहब का और इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इनको तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या शब्द लूँ। बाबा साहब जैसे, यानी आज विश्व भर में, दुनिया में बाबा साहब से ज़्यादा क्वालिफाइड मेरी नज़र में कोई नहीं है। और आज यहाँ जो बैठे हैं उनकी आप पूछ लीजिए। मैं किसी के ऊपर मैं वो तंज नहीं कसना चाह रहा, लेकिन इनकी क्या डिग्रियां हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो सारी दुनिया के सामने इनका पता चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।